अगेन मास्टरमाइंड सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने 91st क्वेश्चन किया था सहेल रीजन वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मुझे फुल स्क्रीन को करने दो। हाँ, लेट्स गो। अब हम शुरू करते हैं। जो 92nd क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करते हैं। देख, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई कितनी ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट है। कल को जाकर कोई एक कंपनी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द एप्पल भी अमेरिका से मंगा लेती है तो क्या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं हो जाएगा खुद में? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी पर्टिकुलर टाइप के एप्पल या थोड़े बहुत एप्पल भी हम लोग यूएसए से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब एक भी एप्पल हम लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट बोर्ड है जो कि खुद में एक नेगेटिव एसेंस क्रिएट करता है। अब फर्स्ट क्योंकि इनकरेक्ट हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93rd क्वेश्चन था, इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। मैं बोल रहा हूँ कि भाई पॉलिटी में जो है आपके लॉजिक जनरली इनकरेक्ट होते हैं लेकिन आपका रैशनल जनरली करेक्ट होता है। ठीक है, रैशनल आपका जनरली करेक्ट होगा। अब रैशनल कैसे करेक्ट होगा चलो देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जब लोकसभा का स्पीकर होता है उसके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन होता है, जब वो लोकसभा में अंडर कंसिडरेशन होता है तो उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो दैट ही शेल नॉट प्रिसाइड फॉर श्योर। अगर रेजोल्यूशन रिमूवल का है तो आप प्रिसाइड नहीं कर सकते उसमें पे, तो ये तो करेक्ट होगा। ही शेल नॉट हैव राइट टू स्पीक, मतलब उसका राइट टू स्पीक नहीं है। अगर आपने उसके रिमूवल के लिए मोशन फाइल किया है तो एटलीस्ट उसे अपना पक्ष रखने का एक मौका तो देना ही चाहिए। अगर आप उसका राइट टू स्पीक छीन लोगे इससे तो कैसे समझाएगा कि वो चीज़ कैसे गलत है या सही है। यहाँ पे आप एक जनरल रैशनल यूज़ करो ना। किसी भी इंडिविजुअल का राइट टू स्पीक किसी भी सर्कमस्टेंसेज में नहीं छीना जा सकता, इवन इमरजेंसी तक में नहीं छीना जा सकता। ये तो फिर भी नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, इससे आप ये स्टेटमेंट सीधा इनकरेक्ट हो जाएगा। 2 के इनकरेक्ट होते ही आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे आपका रैशनल यूज हुआ, अब बहुत इजीली आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, यानी इजीली इस क्वेश्चन को डन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94th क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें एक बिल पर्टिकुलरली जब वो लोकसभा में पेंडिंग होता है, राज्यसभा में पेंडिंग होता है, वो लैप्स करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में पूछा गया है। इसमें आपका नॉलेज लगेगा, पॉलिटी का बेसिक नॉलेज। ये बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का, आपको आइडिया होना चाहिए। मैं यहाँ जस्टिफिकेशन नहीं करूँगा कि इसमें ये यूज़ हो सकता है, इसमें ये यूज़ हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। नहीं, आपको इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, आपका नॉलेज लगेगा। आपका नॉलेज है यूज़ करो, क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ में, मैंने शुरू में ही अपनी सबसे पहले वीडियो में बोला था कि आप पूरी तरीके से लॉजिक पर रिलाई नहीं हो सकते, आप पूरी तरीके से नॉलेज पर रिलाई नहीं हो सकते, आप पूरी तरीके से रैशनल पर रिलाई नहीं हो सकते। आपको तीनों का बैलेंस बना के रखना है। तीनों का बैलेंस बनाकर एक पर्टिकुलर वे में आप जब तीनों का बैलेंस बनाएंगे तो ही आपके आंसर्स करेक्ट निकलेंगे और आप क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग कि आप सिर्फ नॉलेज या सिर्फ लॉजिक बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें आपको नॉलेज चाहिए था पर्टिकुलरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 95th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 95th वाला क्वेश्चन जो है तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में लिखा है दैट प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। अरे प्रेसिडेंट को मुंह धोने के लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए होती है। ठीक है, आप कहीं भी ऐसा लिखा हो डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, तो जनरली इनकरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट एक स्टैम्प होता है। ठीक, सारे जो एक्शंस होते हैं सिर्फ उसके नाम पे लिए जाते हैं, बाकी उसके अलावा प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किसी भी डिसीजन में। सारे जो एडवाइसेज होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को देता है और उनके एडवाइस पे ही मोस्ट ऑफ जो एक्शंस होते हैं वो प्रेसिडेंट रिक्वायर करता है। अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर दोगे तो आप आ जाओगे सी और डी में। 50-50 में आप आ गए। अब आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है। अगर आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें नेगेटिव है या चेंज करा जा सकता है, लेकिन फर्स्ट वाले आपने लिखा है जनरली, तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड में लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर श्योर करेक्ट है। हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने आपको बोला कि जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टैम्प की तरह काम करता है, जो हमारा COM होता है उनके लिए। तो ये तो करेक्ट हुआ कि भाई एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर पर ही वो डिसोल्यूशन करेगा, तो फॉर श्योर ये वाला सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऊपर वाला अगर आपने इस बेसिस पे इनकरेक्ट किया है कि वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ही काम करता है, तो थर्ड वाला आप खुद ही करेक्ट कर दोगे, यानी आपका आंसर इजीली लॉजिक से आ जाएगा। रैशनल, सॉरी लॉजिक तो हाँ यूज हुआ, इसमें रैशनल यूज हुआ। 96 की तरफ चले। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। आपको क्या आइडिया है तो देन ओके, नहीं है तो आप इसको होल्ड पर रखिए। आपको इनकरेक्ट नहीं करना, आपको होल्ड पर रखना है क्योंकि आपको पता नहीं है ये चीज़। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है दैट यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। ठीक है, यहाँ तक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ तक स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार के लिए हम ऐसा मानते हैं। बट एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स क्लीन एनर्जी।
कैसे पॉसिबल है ये? हाँ? आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेशन है ही नहीं जिसने अपनी पूरी जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसको क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, जो पॉसिबल ही नहीं। आप 100% नहीं कर सकते, आप 99% तक कर लोगे लेकिन आप 100 नहीं कर पाओगे। ऑल मतलब 100%, 100% ऑल होता है और जनरली वो इनकरेक्ट होता है, 1 या 2% रह ही जाता है। इसलिए सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला एक बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जैरिगेटेड क्लेम कर रहा है जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगता है, खुद इमेजिन करने में रैशनली भी पॉसिबल नहीं लगता। आप रैशनली सोचो ना कि कोई क्या ऐसी कोई कंट्री हो सकती है जिसने अपनी सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया हो? नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है रैशनैलिटी में भी। ठीक है, अब बाय द वे यहाँ पे ईयर भी गलत लिखा हुआ था, ईयर यहाँ पे 2030 आएगा। अब 40% है, नॉट 100%। ठीक है, ये करेक्ट है। ये आपका लॉजिक से रैशनल, लॉजिक प्लस रैशनल दोनों से ही करेक्ट हो जाएगा। 97 के चलते हैं। 97 में लिखा है रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्री। ये आप एक स्टेटमेंट ले लिया, मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मैं एक बार के लिए इसको होल्ड पर रखता। सेकंड में क्या लिखा है वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। ये जनरल नॉलेज है, आपको करेक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड वाले में कोई लेना देना ही नहीं है। ऑयल रिजर्व का भाई किसी देश की रैपिड रिकवरी या फिर उनके लोगों को बाहर जाने से रोकने में क्या हाथ हो सकता है या क्या कनेक्शन हो सकता है, यानी ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसके चांसेस है कि ये हो सकता है या इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर आप फर्स्ट वाले को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि वेनेजुएला ने अपने जो देश के लोग थे उनको अपने देश से बाहर जाने में रोकने में सफलता हासिल की, मतलब वो सक्सेसफुल हो गए कि भाई हम अपने देश को बाहर हमने देश के लोगों को बाहर जाने ही नहीं दे रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप अपने ही देश के लोगों का एक बेसिक राइट नहीं छीन सकते हो कि वो इमिग्रेट कर सकते हैं दूसरे देशों में अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ खुद में एक एग्जैरिगेटेड क्लेम है। इवन दो आप इसको अगर करेक्ट मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लेम किए गए हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। तो लॉजिक के हिसाब से 70% ये करेक्ट होता। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कि 70% करेक्ट होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता। 30% अगर आपने इनकरेक्ट किया है 30% लोगों ने लॉजिक लगाने के बाद भी, तो मैं उनको गलत नहीं मानता, वो भी एक करेक्ट है। ओके, 98 की तरह चलते हैं। 98 में डिजिटल इंडिया के बारे में लिखा गया है, जिसमें फर्स्ट वाले में 100% फंडिंग लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जैरिगेटेड क्लेम लगता है सुनने में, हालांकि ये आंसर करेक्ट है। इवन दो अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं इसको इनकरेक्ट कर दूंगा अगर मुझे नहीं पता है तो। ठीक है, अगर मैं इसको इनकरेक्ट कर दूंगा तो बी पर आ जाऊँगा, यहाँ पे गलत होगी। ठीक है, मेरी एक आध अप्रोच गलत भी होती है, मैंने खुद ने बोला है कि सारी अप्रोच इनकरेक्ट नहीं, सारी अप्रोच करेक्ट नहीं हो सकती, कुछ अप्रोचेस इनकरेक्ट होती है किसी किसी क्वेश्चन में, तो आपको लेकिन अप्रोच फॉलो करना है। अगर आपको कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको अप्रोच फॉलो करना है। ठीक है, सेकेंड का लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा मैत्री अभियान के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंसेस्ट्रल केयर सर्विस टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, वहाँ पर लिखा है कि प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 month पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा दिख दिया है 6 month। ठीक है, हो सकता है वो 6 ना हो के 9 month हो, वो 10 month हो, या हो सकता है 2 month हो, कोई भी एग्जैक्ट 1 month हो सकता है। अगर मुझे नहीं पता तो मैं काउंटर तो करूँगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ उसमें लिखा हुआ है कि एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी, हो सकता है किसी एक गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है वो पर्टिकुलरली किसी एक सेक्शन के लिए रिजर्व की गई हो, तो वहाँ पर इनको नहीं मिल सकती है वो चीज़। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में हम नहीं जा सकते। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ पीपल के लिए रिजर्व कर दी गई। ऐसे में ये स्टेटमेंट खुद में इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर क्योंकि फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वाला करेक्ट होगा, तो हम उसको पॉजिटिव में पढ़ेंगे। उस पर सर्टेन लिखा हुआ है, सर्टेन स्पेशल कैन वॉलंटियर फॉर श्योर, भाई सर्टेन लिखा है, पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी सेकंड करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन को देखते हैं। 100 क्वेश्चन क्या था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना। ठीक है, श्रम योगी सुनने में क्या लग रहा है भाई कि वर्किंग लोगों के लिए है जो काम करना चाहते हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ तो होगा, जुड़ा जुड़ा कुछ तो होगा। लेकिन इसमें लिखा है एंट्री एज ग्रुप ऑफ एनरोलमेंट फॉर स्कीम इज वापस अगेन जो चीज़ इन्होंने ऊपर की थी, इन्होंने 6 month को स्पेसिफाई कर दिया था, वहीं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 21 to 40 years। जनरली किसी भी स्कीम का जो एज ग्रुप होता है 80 से 60 या 18 से 40 होता है। 21 से या आप 21 से 40 नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर 21 से 60 होता तो भी वो करेक्ट हो सकता था,
या 21 से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है वो करेक्ट हो सकता है, लेकिन 21 से 40 टाइम पीरियड्स कहीं भी सुनना नहीं है, बहुत रेयर स्कीम्स में ही ये अप्लाई हो सकता है। हाँ, अगर इसकी जगह 18 होता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होता है, इसलिए मैं इसको इनकरेक्ट करूँगा, एक जनरल वे मान कर इनकरेक्ट करूँगा। एक तो इसमें एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है, ऊपर से 21 से 40 जो कभी किसी स्कीम में सुना नहीं वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो मैं फर्स्ट को इनकरेक्ट कर दूंगा। फर्स्ट को इनकरेक्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपके पास एग्जाम में कभी 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, आप पहले तो दोनों ऑप्शन पढ़ो, ठीक है। 4 तो हमारा पहले से बाहर हो गया, एक के साथ में 4 बाहर हो गया, ठीक है, तब 2 और 3 बचे हैं। आप 2 स्टेटमेंट पढ़ो, अगर आपको दोनों में किसी भी चीज़ में ज़्यादातर किसी भी चीज़ में अगर एग्जैगरेटेड कोई भी क्लेम नहीं दिख रहा है तो आप दोनों को करेक्ट मानो। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो ओवर 1 होता है, मोस्ट प्रोबेबली 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है एक से ज़्यादा केसेस में। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको पढ़ना है, रीड करना है, करेक्ट करना है। हाउएवर थर्ड वाले स्टेटमेंट में भी यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एक पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया, 3000 एंड ईयर भी लिख दिया हुआ, तो मैं गलत नहीं, मतलब अगर आपने सी भी टिक किया तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग बी भी टिक करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग सी भी टिक करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपने एक अप्रोच फॉलो की ना, आपको एक पथ मिला है कोई भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा फाइनली 2024 का पेपर खत्म होता है, ये हमारा लास्ट वीडियो था 2024 के वीडियो के लिए। मास्टरमाइंड की इस सीरीज़ में हमने आपको बताया कैसे आप लॉजिक, रैशनल और हल्का सा नॉलेज यूज़ करके पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको अपने एग्ज़ाम के समय पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आपको पैनिक नहीं करना है। देखो, यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, ये लाइफ डिसाइडिंग एग्ज़ाम है, लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है इससे, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपकी लाइफ डिसाइड हो सकती है, आपका आने वाला करियर डिसाइड हो सकता है, आपके आने वाले 4-5 साल डिसाइड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं पैनिक करता हूँ तो ये मेरे लिए खुद में ही एक नेगेटिव चीज़ हो जाएगी, मेरे लिए बैकफायर करेगी। आई नो पैनिक करना या फिर उस टाइम एनजाइटी का होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो होती है उस पॉइंट पर। अगर आप उस टाइम पे एनजाइटी को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो या बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो तो आप खुद के लिए ही एक बैकफायर क्रिएट कर रहे हो, आप खुद में एक कदम पीछे जा रहे हो किसी भी चीज़ में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो पैनिक मत करो। इसके लिए एक ट्रिक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपके एग्ज़ाम हॉल में जहाँ पे क्लॉक रखी हो, आप क्लॉक के एक पॉइंट से शुरू कीजिए, एक पॉइंट से शुरू कीजिए, ब्रीथ कीजिए, यहाँ से लेकर पूरे क्लॉक का राउंड लीजिए और क्लॉक के यहाँ तक आने तक ब्रीथ को होल्ड करिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम ब्रीथ को रिलीज़ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ब्रीथ को, जो हमारी सांसें होंगी उनको रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। इस ये जैसे क्लॉक है, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर अपनी सांस को लिया, ठीक है, यहाँ से सांस लेनी शुरू की, सांस ली, सांस ली, सांस ली, सांस ली और सांस भर ली मैंने पूरी, ठीक है। सांस को थोड़ी देर होल्ड किया, अब मैं अपनी जो ब्रीथ है उसको रिलीज़ करूँगा, रिलीज़ करूँगा, रिलीज़ करूँगा, रिलीज़ करूँगा, रिलीज़ करूँगा। ऐसा अगर आप 4 से 5 बार करते हैं तो आपकी एनजाइटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। मुझे पता है पूरी तरीके से एनजाइटी को ख़त्म करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप से है, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर पाएंगे। और आपको जनरली एनजाइटी इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे आप अपनी सांस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, आप लोग अपनी एनजाइटी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। थर्ड, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, लॉजिक पे रिलाई मत करना, नॉलेज पे रिलाई मत करना, रैशनल पे रिलाई मत करना। तो हमको किस पर रिलाई करना है? हमें तीनों के एक बैलेंस अप्रोच को रिलाई करना है कि तीनों हाँ बैलेंस्ड होने चाहिए। ये एक तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फोर्थ चीज़ आपको मैंने जैसे बताया कि पॉलिटी के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आंसर करना है और पॉलिटी के सिलेबस को बढ़िया से पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स को पढ़ो, आप डीपीएस की पढ़ो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, आप डीपीएस भी पढ़ो, और भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जैसे मनी बिल के रिगार्डिंग, इमरजेंसी के रिगार्डिंग, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप इनमें लॉजिक नहीं लगा सकते, ये सब बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड होती है। बस इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड फॉर श्योर खुद पे भरोसा रखना, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ सो नेसेसरी, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है एग्ज़ाम में। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि मैंने जितना पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा इनफ है पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, मैं जितना पढ़ के गया हूँ उतना एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए इनफ है। मैं जितने भी क्वेश्चन को करूँगा जिससे मैं हड़बड़ाऊँगा नहीं, किसी भी क्वेश्चन में मैं पैनिक नहीं करूँगा, एंजाइटी नहीं लाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं किसी क्वेश्चन में स्टक ना हूँ। अगर वो क्वेश्चन मुझे आ रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड, मैं टिक करूँगा, आगे जाऊँगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करूँगा, उसको होल्ड लिख दूँगा या फिर मैं
उस पर लास्ट लीव लिख सकता हूँ कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को लीव करूँगा, या आप उसको आप होल्ड लिख सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम में अगर मैंने 2 घंटे में से 10 मिनट लास्ट के रिजर्व करके रखे हैं बचे हुए क्वेश्चन के लिए, वहाँ पर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको अप्रोच करूँगा, वरना मैं इसको अप्रोच नहीं करूँगा। ठीक है, आपको किसी एग्जाम के पॉइंट पे स्टक नहीं होना, क्योंकि यूपीएससी के किसी भी आंसर में 100% चांस नहीं होते कि वो करेक्ट होंगे। एग्जाम हॉल में अगर आपको वो चीज़ पता भी है, फिर भी आंसर किसी को डिफरेंट हो सकता है। इसलिए आप यूपीएससी में किसी भी चीज़ के लिए उतना टाइम नहीं दे सकते जिसके लिए आप स्टक होना पड़े। वो क्वेश्चन आपको 2 ही मार्क्स देने वाला है, दूसरा क्वेश्चन भी आपको 2 ही मार्क्स देगा। आपको सभी को एक इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे स्टक मत होना, रुकना मत, आगे मूव करते जाना। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एक हल्की से स्माइल देना और उसको लीव कर देना और अगला क्वेश्चन अप्रोच करना। ठीक है, बस यही बताना है आपको। अपने एग्ज़ाम पे खुद को थोड़ा कंट्रोल रखना, खुद को एग्ज़ाम के अंदर मत आने देना। जब भी पंछी खुद पे सवाल करने लगते हैं तो वो आसमान में ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, इसलिए खुद से सवाल करना बंद करो, खुद पे भरोसा रखो और खुश रहो। ठीक है, लेट्स गो, प्रीलिम्स क्लियर करके आना। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।